5 राज्यों के चुनाव का ऐलान हो चुका है। सारे टीवी, अखबार, मीडिया आपको खबर बताएगा, लेकिन जो मैं बताऊंगा वो आपको झकझोर देगा, हिला देगा, आपको भरोसा ही नहीं होगा। इस पूरे वीडियो को देखिए और उसके बाद आप तय कीजिए। एक बार पहले भी हुआ था कि चुनाव आयोग के अनाउंसमेंट से पहले ही बीजेपी के किसी नेता ने ट्वीट कर दिया था, वो भी छोटे नेता ने, कि चुनाव की तारीखें कब आएगी। इस बार चुनाव आयोग में कुछ ऐसा नहीं। इस बार जो चुनाव की तारीख है उसमें एक अलग खेल निकल के आ रहा है। मैं बताऊंगा कि इससे बीजेपी को कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा। ये सबसे बड़ा खेल है और इस तारीख के पीछे की वजह क्या है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 5 राज्य छत्तीसगढ़, मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, इन तमाम सीटों के चुनाव के अनाउंसमेंट कर दिए गए। विधानसभा चुनाव होने हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव जो अप्रैल मई में होगा उसके भी दारोमदार इसी पर है। क्या है इस चुनाव के तारीखों का ऐलान का मतलब, ये समझने से पहले आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले चलता हूँ। जब देश आज़ाद हुआ तो 4 महीने तक चुनाव चला, लेकिन जब 11वीं, 12वीं और 13वीं लोकसभा का चुनाव देखेंगे आप, जो बैलेट पेपर से हुआ है, मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा आपको। 89 का चुनाव, 11वीं लोकसभा, 10वीं लोकसभा, 12वीं लोकसभा, अभी 16वीं लोकसभा चल रही है। सोचिए, ये सारे चुनाव एक महीने के अंदर हुए और 2 फेज में, 3 फेज में। 11वीं लोकसभा 27 अप्रैल से शुरू हुई और 2 मई और 7 मई को खत्म हो गई। समझिए 1 महीने का भी समय नहीं लगा। 27 अप्रैल को वोटिंग हुई, 2 मई को वोटिंग हुई, 7 मई को वोटिंग हुई, मतलब 15 दिन के अंदर। 12वीं लोकसभा में 16, 22 और 28 फरवरी को वोटिंग हुई। 12वीं में बता रहा हूँ। 10वीं लोकसभा में 20 मई, 12 जून और 15 जून को वोटिंग हुई। इसमें भी ज़्यादा समय नहीं लगा, इसमें लगभग 25 दिन लगा। लेकिन 2004 से जब से ईवीएम का इस्तेमाल हुआ है तब से फेज बढ़ता जा रहा है। 2004 में कांग्रेस की मिलीजुली सरकार बनी। सोचिए तो किस तरह से इसमें सबसे ज़्यादा लंबा समय लगा। वैसे ही 2014 में जो चुनाव हुआ उसका ही बताऊंगा। तो 2004 में 5 चरण में चुनाव, 2004 में जो चुनाव हुआ है वो बता रहा हूँ। 2004 में जो चुनाव हुए वो भी लंबा चुनाव हुआ और इसमें सबसे ज़्यादा ईवीएम का इस्तेमाल हुआ। लेकिन इसमें 20 अप्रैल से लेकर 10 मई और 4 मई को वोटिंग हुई 2004 में, मतलब इसमें भी 3 फेज का हुआ। उसके बाद सोचिए 2009 में जो चुनाव हुआ वो 5 चरणों में चला गया, 16 अप्रैल से 13 मई। 2014 में जो चुनाव हुआ वो 9 चरणों में चला गया। सोचिए 5 चरण से सीधे 4 चरण बढ़ गए। 2019 का चुनाव फिर 7 चरण में हुआ। तो पूरे देश में चुनाव जो है वो 1 महीने के अंदर हो जाता है। लेकिन अब विधानसभा चुनाव का खेल समझिए। सबसे पहले छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को और 17 नवंबर को वोटिंग होगी। और नतीजे जो हैं, इन सब चुनाव के नतीजे जो हैं वो 3 दिसंबर को आएंगे। तो 7 से 17 नवंबर और नतीजे आएंगे 3 दिसंबर, मतलब 15 दिन जो ईवीएम, जो वोटिंग मशीन है, जो वोट है, जो ईवीएम जिसको आजकल कहिए, वो घूमता, मतलब रेस्ट करेगा, इंतज़ार करेगा। पता नहीं उसका बैटरी कितना बैकअप होता है, वोटिंग के बाद कितने दिन तक बैटरी डाउन नहीं होता है, सो बड़ा सवाल है। उसके बाद मिजोरम में 7 नवंबर को भी वोटिंग होगी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। वहाँ कांग्रेस की सरकार है और बीजेपी अपना दम लगा रही है। तो कहा जा रहा है कि वहाँ उसकी संभावना कम है, तो वहाँ लंबा समय मिलेगा, लंबा समय तक ईवीएम जो है वो रेस्ट करेगा, 7 से 17 नवंबर तक। मिजोरम में भी 7 नवंबर को वोटिंग हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में 90 सीटें हैं, 46 पर बहुमत है, तो 15 दिन तक ईवीएम को आराम करना पड़ेगा गिनती के लिए। 17 नवंबर को हो जाएगी तो 3 दिन वो और 3 दिन वो, 6 और 20 दिन, 10 दिन, मतलब सोचिए कि 10 और 6, 16 दिन आराम करना पड़ेगा। मिजोरम में 7 नवंबर को वोटिंग होगी, 40 सीटें हैं, 21 बहुमत के लिए चाहिए। वहाँ तो सबसे लंबा ईवीएम को आराम करना पड़ेगा, कम से कम समझिए कि 3 दिन ये और 20 दिन वो, 23 दिन वहाँ आराम करना पड़ेगा। अब आते हैं मध्य प्रदेश। ये सबसे कमज़ोर कड़ी है बीजेपी के लिए। 17 नवंबर को वहाँ वोटिंग हो जाएगी। 230 सीटें हैं वहाँ,
116 बहुमत के लिए है। तो सोचिए, तो इस तरह से वहाँ कितने चरणों में चुनाव होंगे वो भी मैं चाहता हूँ कि बता दूँ। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव है, जो कि थोड़ा सा दूसरे जंगल वाला भी राज्य है। तो सोचिए, मध्य प्रदेश में जो वोटिंग होगी वो 17 नवंबर को वोटिंग होगी। तो मध्य प्रदेश, इसके बाद मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 7 नवंबर 17 को वोटिंग होगी, फिर 23 नवंबर को राजस्थान में बाद में आएंगे। तो ये जो तारीख है ना, इसमें सब कुछ छुपा हुआ है। आपको लगेगा कि इसमें कुछ नहीं छुपा हुआ है, लेकिन सब कुछ इसी में छुपा हुआ है, जो मैं चाहता हूँ कि आपको बताऊँ कि तारीख इस तरह से जो हुआ है उसके पीछे का क्या खेल है, वो बहुत ज़रूरी है आपको समझना। अब मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोटिंग हो जाएगी। वहाँ बीजेपी की सरकार है, सबसे कमज़ोर कड़ी है बीजेपी की, और वहाँ जो चुनाव ये जो ईवीएम है वो आराम करेगा। 17 और 3 20, 10 और 6 मतलब 16 दिन वहाँ भी ईवीएम को आराम करना पड़ेगा, आराम के लिए मिलेगा। वो घूम फिर चाय पानी पी सकता है, घूम सकता है। राजस्थान में 23 नवंबर को वोटिंग होगी। सोचिए, 23 नवंबर को वोटिंग होगी। राजस्थान में बीजेपी के लिए सबसे अच्छा मौका है कहा जा रहा है, जबकि उसकी सरकार नहीं है। तो वहाँ ईवीएम को 200 सीटें, वहाँ 230 सीट है मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को, लेकिन 23 नवंबर को 200 सीटों वाला राजस्थान में चुनाव होगा। वहाँ ईवीएम को मात्र, ज़्यादा समय नहीं मिल पाएगा बेचारे को। 23 मतलब 7 दिन और 7 दिन 10 दिन मिलेगा उनको घूमने के लिए। और तेलंगाना 30 नवंबर को चुनाव होगा। वहाँ भी बीजेपी के लिए कुछ भी नहीं है, तो बीजेपी को, वहाँ भी बीजेपी की सरकार नहीं है। तो वहाँ भी 119 सीटें हैं, 60 सीटों का बहुमत है। वहाँ तो सिर्फ 3 दिन मिलेंगे ईवीएम को, मतलब ज़्यादा रेस्ट नहीं मिलेगा। तो ज़्यादा रेस्ट कहाँ मिलने वाला है? मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और मिजोरम में ईवीएम। मतलब 13 दिन ईवीएम आराम करेगा। आप समझ लीजिए कि आराम से ईवीएम घूमेगा फिरेगा, मतलब 17 दिन का ईवीएम इंतजार करेगा। वो लोग कहाँ चले गए जो कहते थे कि मान लीजिए अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता तो 5 दिन में नतीजे आएंगे। 5 दिन से ज़्यादा तो नहीं लगेगा ना गिनती में। आम चुनाव के नतीजे पूरे देश में 1 महीने में चुनाव हो जाते थे और 5 दिन 6 दिन में रिजल्ट आ जाते थे। तो भी कितने लगते थे? 1 महीने में चुनाव हो गए और 5 दिन में रिजल्ट आया। 1 महीना 5 दिन, मतलब 1 महीना में चुनाव। सोचिए, यहाँ भी 7 नवंबर से चुनाव शुरू होगा और 3 दिसंबर को, मतलब समझिए 1 महीना में कितना कम हुआ? 4 दिन कम हुआ। तो भैया 4 दिन जब चुनाव वोटिंग होकर बैलेट पेपर 15 दिन आराम करेगा, 16 दिन आराम करेगा, कहीं कहीं तो 20 दिन आराम करेगा, तो क्या जो समाज वोट देकर 15 दिन इंतजार कर सकता है, वो समाज बैलेट पेपर से वोट डालकर 5 दिन तक काउंटिंग का इंतजार नहीं कर सकता है? ये बड़ा सवाल है जो उठ रहा है। आप समझिए, दुनिया के तमाम डेवलप देशों में ईवीएम से चुनाव नहीं होते हैं। कुछ देश बच गए हैं, जापान में भी नहीं होता है जिसने ईवीएम बनाया, अमेरिका में, फ्रांस में, रूस में, जर्मनी में, इंग्लैंड में नहीं होता है। बैलेट पेपर से चुनाव होता है। आपको पता है, एक अफ्रीका का कोई देश है, उसके बाद ब्राज़ील है, भारत है, और एक कोई लैटिन अमेरिका, 2-3 देशों में ही ईवीएम से चुनाव होते हैं। तो समझ लीजिए कि ये जो 5 राज्यों के चुनाव है उसमें जहाँ जहाँ बीजेपी की कमज़ोर, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की कमज़ोर कड़ी है तो लंबा समय मिलेगा। मध्य प्रदेश उससे भी कमज़ोर कड़ी है तो वहाँ भी लंबा समय मिलेगा। मिजोरम में भी लंबा समय मिलेगा। लेकिन राजस्थान में बीजेपी कमज़ोर कड़ी नहीं है तो वहाँ ईवीएम को सिर्फ 7 दिन का समय मिलेगा, 24-23 को। और तेलंगाना में बीजेपी के लिए बिल्कुल कुछ नहीं है तो वहाँ ईवीएम को 3 दिन का समय मिलेगा। तो ये है चुनावी शेड्यूल। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 7 और 17 नवंबर को वोटिंग होगी, मिजोरम में 7 नवंबर को, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को, राजस्थान में 23 नवंबर को और तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग होगी। 90 सीटें हैं छत्तीसगढ़ में, 40 सीटें हैं, 230 सीटें हैं, 200 सीटें हैं और 119 सीटें। तो सोचिए, जब से ईवीएम आया है, पहले 12, 10वीं, 9वीं, 8वीं लोकसभा चुनाव देखे तो 2-2, 3-3 चरणों में होते थे जब बैलेट पेपर से होता था। माफ़ कीजिएगा, उससे होता था चुनाव, किससे? बैलेट पेपर से। और जब से 2004 से देखिएगा तो पहले 3 चरण, 2004 तक ठीक रहा, 3 चरण में हुआ तो मिली जुली सरकार आई। 2009 में जब कांग्रेस को मौका मिला तो 5 चरणों में कर दिया। 2014 में भी कांग्रेस ने 9 चरणों में करवा दिया और 2019 में बीजेपी को मौका मिला तो 7 चरणों में चुनाव करवाया 2019 में।
इस बार देखते हैं 2024 का चुनाव कितने चरणों में होगा, लेकिन सवाल वही है कि जो देश, जो जनता वोट डालकर 20-20 दिन इंतजार कर सकती है कि ईवीएम रखा हुआ, ईवीएम के रखने में पैसा खर्चा, स्ट्रांग रूम की निगरानी, तमाम तरह के सवाल उठते हैं। लेकिन भारत की जनता 5 दिन, ये टीवी अखबार वाले क्या कहते हैं, काउंटिंग में समय लगेगा, बैलगाड़ी के युग में चले जाएंगे। ये क्या रॉकेट के युग में है? 7 नवंबर को पहले फेज की वोटिंग होगी और 3 दिसंबर को काउंटिंग होगी, मतलब 24-25 दिन जो है ये बैलगाड़ी नहीं है। और क्या विश्वसनीयता बनी रहे, लोकतंत्र बना रहे, इसके लिए काउंटिंग में कितना समय लगेगा? 5 दिन लगेगा पूरे, अगर हाथ से काउंटिंग होगा, मैनुअल काउंटिंग हो तो 5 दिन लगेगा। तो जो जनता 23 दिन 24 दिन इंतजार कर सकती है वोट डाल के, वो 5 दिन इंतजार नहीं कर सकती है वोट की काउंटिंग के लिए। ये है सवाल ईवीएम पर, और पूरा विपक्ष ईवीएम पर सवाल उठा रहा है। लेकिन सोचिए, अच्छा इस डेट को राजस्थान में भी तो ऐसे किया जा सकता था कि राजस्थान सबसे पहले हो जाए। मतलब मैं सवाल कर रहा हूं, कोई तो वजह, राजस्थान सबसे पहले हो जाए, उसके बाद तेलंगाना हो। सबसे लास्ट का चुनाव मध्य प्रदेश का नहीं हो सकता है क्या? छत्तीसगढ़ का नहीं हो सकता था क्या? मध्य प्रदेश में भी एक ही फेज में चुनाव हुआ है, हो रहा है, राजस्थान में भी एक ही फेज में हो रहा है। तो सोचिए, इस बार सारे जगहों पर चुनाव भले एक फेज में हो रहे हैं, लेकिन आंकड़ा देखिए, छत्तीसगढ़ में तो समझ में आता है 2 फेज में, उसके कई सारे सर्कमस्टांसेज हैं, जंगल है। 7 और 17 नवंबर को चुनाव होंगे। तो ये सबसे बड़ा सवाल है जो लोग पूछ रहे हैं कि आखिर मध्य प्रदेश में, राजस्थान में कम समय लगेगा, मध्य प्रदेश में और कम समय मिलेगा। तो जो 3 राज्य है, अगर पार्टी के लिहाज से बात करूँ तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और में जो है ये छत्तीसगढ़ में कांग्रेस है, राजस्थान में कांग्रेस है, जहाँ और मध्य प्रदेश में बीजेपी है। मिजोरम में एक अलग सरकार है, फ्रंट की सरकार है, लेकिन गठबंधन की है। तेलंगाना में बीआरएस है। तो ये चुनाव के डेट का मैं तारीख बता रहा था कि 5 राज्यों में चुनाव है। 7 तारीख को पहले दौर की वोटिंग होगी, 7 तारीख को छत्तीसगढ़ में वोटिंग होगी, मिजोरम में वोटिंग होगी। उसके बाद 17 नवंबर को फिर छत्तीसगढ़ में वोटिंग होगी, लेकिन 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में भी वोटिंग होगी। वहीं राजस्थान में 23 नवंबर को एक चरणों में वोटिंग होगी, तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग होगी। ये 5 राज्य के चुनाव नतीजे घोषित कर देंगे कि 2024 में क्या होने वाला है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? क्या जो समाज, जो देश 1 महीने तक चुनाव कर सकता है, वो वोट के काउंटिंग के लिए 5 दिन का वेट नहीं कर सकता है? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।